हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज। आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे और जीएस में गुप्तकाल की 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होंगी। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन संस्कृति। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा सब लोग, गुप्तकालीन संस्कृति। देखिए, मौर्यों के पतन के पश्चात लगभग 300 से 400 सालों के बीच का जो इतिहास था वह एक केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में नहीं था। कारण है कि उत्तर भारत में एक साथ कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इसका कहने का मेरा आशय यह है कि मौर्यों के पतन के पश्चात संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का जो काम किया वो गुप्तों ने किया। और गुप्तों के शासनकाल में देश का राजनैतिक विकास, देश का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और यहाँ तक कि साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान का भी विकास हुआ। और इसी कारण मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो इसलिए आज हम यही देखते हैं कि गुप्तों की संस्कृति क्या थी। और देखिए, कहीं भी जब संस्कृति की बात होती है यानी कल्चर की बात होती है तो वहाँ पे राजनीतिक स्थिति बात करेंगे, हम सामाजिक स्थिति देखेंगे, धार्मिक स्थिति देखेंगे, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय कला और साहित्य का कितना विकास हुआ, उस समय के लोगों का रहन सहन और खान पान क्या था, यही सारी चीज़ें किसी की संस्कृति में आती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और गुप्तकालीन संस्कृति में हम पहली चीज़ देखेंगे कि उस समय की राजनैतिक स्थिति क्या थी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि गुप्त काल मौर्यों के पतन के पश्चात एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने वाला वंश था। तो इसलिए हम पहली बात ये देखेंगे कि गुप्तों की शासन व्यवस्था एकीकृत एवं केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्रीकृत व्यवस्था थी। जो शासक होता था यानी जो राजा होता था वही सत्ता का केंद्र बिंदु में होता था। शासक ही सत्ता के केंद्र बिंदु में होता था। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो समस्त शासन की शक्तियां उसी के हाथों में निहित थी। यानी कि सबसे प्रमुख या सबसे ताकतवर या सबसे शक्तिशाली कौन होता था? शासक होता था। लेकिन शासक की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ऐसा आप लोगों ने मौर्य काल में भी पढ़ा था कि मौर्य काल में भी राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। यहाँ हम अधिकारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। और इन अधिकारियों में जो सबसे बड़े और प्रमुख थे उनमें से जैसे कुमारामात्य, ये जो कुमारामात्य नामक अधिकारी होते थे ये सबसे बड़े अधिकारी होते थे। मैं आपके अनुसार पेपर में मैंने देखा कि ये पूछा गया कि गुप्त काल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो आपको बताना होगा कुमारामात्य। इसके अलावा संधि विग्रहिक, इसके अलावा महाबलाधिकृत, इसके साथ साथ दंडपाशिक आदि। ये कुछ ऐसे अधिकारी थे जो राजा की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसकी सहायता किया करते थे। और अगर हम गुप्तों के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो गुप्तों का साम्राज्य विस्तार मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसके पश्चात समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमार,
क्या बोलते हैं कुमारगुप्त, ये तमाम शासक हुए और इनके शासन में या इनके शासनकाल में गुप्त काल का साम्राज्य विस्तार लगातार होता चला गया। ये कुछ थी उस समय की राजनीतिक स्थिति। इनमें से आपको दो चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंट तौर पर। पहला यह है कि कुमारा सबसे बड़े अधिकारी कौन थे, तो आप बताइएगा कुमारामात्य। उसके बाद दूसरा जो पूछा गया है आपके एग्जाम में, वो पूछा गया है महाबलाधिकृत। तो महाबलाधिकृत कौन होता था, वो सेनापति होता था। इसको याद कर सकते हैं आप आसानी से कि सेनापति ही क्या, उसके पास बल है, उसी के पास ताकत है, तो नाम में मिलता जुलता है। क्या नाम है, महाबलाधिकृत, जो क्या होता था, सेनापति। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त काल में सेनापति को या मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों आपको बताना है महाबलाधिकृत कहा जाता था। चलिए अब हम देख लेते हैं गुप्तों के शासनकाल में की राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखिए, हमने अभी आपको कहा और कई बार दिन से हम कहते हुए चले आ रहे हैं कि गुप्तों के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। बात सही है ये चीजें, लेकिन जब हम सामाजिक स्थिति अथवा उसमें धार्मिक स्थिति की बात करते हैं तो ये गुप्तों को स्वर्ण युग की जो संज्ञा दी गई है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। कारण यह है कि गुप्त काल की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती है, शूद्रों की दशा में गिरावट आती है, स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है, इसके साथ छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी चीजें अपनी चरम पर पहुंचती हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी गुप्त काल के या गुप्त वंश के शासकों के आलोचक हैं, वो गुप्त काल की आलोचना करने में वह उसकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को एक अपना हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या थी। अब सवाल ये भी है कि अगर सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, धार्मिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, और जब समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म है, ये तमाम बुराइयां हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, स्त्रियों की दशा बदतर है, तो फिर कैसे उस काल को हम स्वर्ण युग कहा जा सकता है। लेकिन खैर वो अलग बात है, वो आलोचना के तौर पर हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि इस काल में इसकी सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं थी। लेकिन अगर हम सामाजिक स्थिति या धार्मिक स्थिति को छोड़कर दूसरी ओर जाते हैं तो इस काल में की राजनीतिक स्थिति में विकास होता है। इस काल में आर्थिक स्थिति में देश के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलन में थे। बाह्य व्यापार हमेशा भारत के पक्ष में हुआ करता था। तो ये तमाम चीजें हैं। तो चलिए हम देखते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में देखिए, आपको पहली बात तो ये जानना है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब ये 4 वर्णों में जो समाज विभाजित था, तो 4 वर्ण आपको पता है, ये हम बहुत पहले की वीडियो में, शुरुआत में दूसरी तीसरी वीडियो में बता दिया गया था कि समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुआ करते थे। और इन 4 वर्णों के जो विभाजन का आधार था, विभाजन का आधार वह था जन्म के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का मान लिया जाता था। अब भले उसका पेशा कुछ अलग हो, उसका व्यवसाय कुछ अलग हो। इसके साथ साथ इस काल में शूद्रों एवं महिलाओं की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। दशा में गिरावट देखने को मिलती है। इसी काल में कुछ अछूत जातियों का जन्म हुआ, जिसको जैसे अंत्यज, चांडाल आदि, इन जातियों का उदय, जो अस्पृश्य जातियां मानी जाती, जातियों का उदय इसी काल में होता है। इसके अलावा इसी काल में एक और जाति जिसको हम कायस्थ बोलते हैं, तो भारत में कायस्थों का उदय या कायस्थ जाति का उदय गुप्त काल में माना जाता है। कायस्थों का पहली बार उल्लेख ओशनस नामक स्मृति में मिलता है। स्मृतियों के विषय में हमने आपको बताया था, हमने आपको पढ़ाया था, तो ओशनस स्मृति में ही कायस्थों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस काल में बाल विवाह प्रचलन में थे। बाल विवाह प्रचलन में थे।
इसके अलावा विधवा विवाह नहीं होता था, या यूं कहें कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं की होता था, पुनर्विवाह नहीं होता था। मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, देवदासी प्रथा का प्रचलन था। या आपसे इस तरीके से यदि पूछ लिया जाए कि भारत में देवदासी प्रथा का प्रचलन कब हुआ, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि वो गुप्त काल में हुआ। मंदिरों में बच्चियों को रखा जाता था, वो जीवन पर्यंत कुमारी रहकर उस मंदिर की एक तरीके से उसमें मंदिर में होने वाले भगवान के दास के तौर पर उसमें जीवन पर्यंत रहा करती थी। इसके अलावा इस काल में एक और बुराई आपको देखने को मिली थी, सती प्रथा। मैंने पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में बताया था कि सती प्रथा का उदय गुप्त काल में माना जाता है। सती प्रथा का साक्ष्य या स्रोत एवं अभिलेख में है, जो 510 ईस्वी का है, और यह अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल का है। तो ये तमाम इस बुराइयां आपको एक साथ देखने को मिलती हैं। लेकिन एक अच्छी बात गुप्त काल में ये देखने को मिलती है दोस्तों कि दास प्रथा, जैसा कि मौर्यों में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की बात बताई है, तो इन 9 प्रकार के दास बताने का मतलब मौर्य काल में इसका मतलब है कि दास प्रथा प्रचलन में थी। लेकिन गुप्तों के शासनकाल में दास प्रथा कमजोर होती दिखी, यानी कि लोग या शासकों के द्वारा दास प्रथा पर कहीं न कहीं उतना जोर नहीं दिया गया जितना कि और शासकों के शासनकाल में या और वंशों में दास प्रथा कमजोर होती दिखती है। इसके अलावा इस काल में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों प्रचलन में थे। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों प्रचलन में थे, लेकिन हाँ, ब्राह्मण धर्म का उत्थान होता है और जबकि बौद्ध धर्म का उतना उत्थान नहीं होता है। किस काल की हम बात कर रहे हैं? गुप्त काल की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ सामाजिक स्थिति आपके सामने हम रख दी है। अब आप लोग दोस्तों हेडिंग लगा लीजिएगा, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति। तो अगली हेडिंग आपकी यही होगी, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति, यानी गुप्त काल में आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी। गुप्त काल में देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उसके कई कारण थे। कारण इसके ये थे कि देखिए, प्राचीन काल में भारत लगभग, अगर हम गुप्तों के अलावा और वंशों की बात करें तो हमारे देश के जो बाह्य व्यापार हुआ करता था वो सदैव भारत के पक्ष में हुआ करता था। मैंने आपको कुषाणवंशी शासक कनिष्क की मैंने बात किया था, और कनिष्क के शासनकाल में हमने आपको ये बताया था दोस्तों कि रेशम के व्यापार, जो सिल्क मार्ग हुआ करते थे, उन सिल्क मार्गों पर कनिष्क का अधिकार हो गया था, जिससे संपूर्ण जो रेशम का व्यापार या सिल्क का जो व्यापार होता था उस पर उसका एकाधिकार स्थापित था। तो इसी तरीके से गुप्त काल में भी जो बाह्य व्यापार था उसमें विकास हुआ, और इसके साथ साथ आंतरिक व्यापार में विकास हुआ। तो कुल मिला के अगर हम इनको सीमित शब्दों में कहें तो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, लोगों की स्थिति मजबूत हुई। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं, और इसमें कुछ बातें आप लोग एग्जाम की दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की। तो चलिए देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, तो देखिए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, इससे नकारा नहीं जा सकता। कृषि आधारित व्यवस्था थी, लेकिन इसके अलावा उद्योग धंधे तथा व्यापार आदि का भी तेजी से विकास हुआ। इस काल में जो क्या कह सकते हैं कि व्यापारिक संगठन थे, उनको श्रेणी कहा जाता था या निगम कहा जाता था।
व्यापारिक, ये थोड़ा सा आपको याद करने के लिए आवश्यक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। व्यापारिक संगठनों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो व्यापारिक संगठनों को गुप्त काल में श्रेणी कहा जाता था अथवा निगम कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम गुप्त काल में, हम चूंकि आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर लेते हैं कि गुप्त काल में सिक्के किस तरीके के थे। तो गुप्त काल में सिक्के सोने और चांदी दोनों के बनते थे, यानी अधिकतर सिक्के सोने और चांदी के हुआ करते थे। और बाकी सिक्के कई प्रकार के, जैसे मैं आपको समुद्रगुप्त पढ़ा रहा था तो दोस्तों वहाँ मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में कुल 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे और उनमें अलग अलग चित्रांकन हुए थे। उन्हीं चित्रांकन के या उन्हीं चित्रों के आधार पर उन सिक्कों के नाम रखे गए थे। लेकिन एक बड़ी विशेषता यहाँ पे गुप्तों के सिक्कों की ये थी कि जो गुप्तों के स्वर्ण सिक्के थे वो प्राचीन भारतीय इतिहास में, या हम यूं कह सकते हैं पूरे भारत के इतिहास में सबसे वजनी स्वर्ण सिक्के थे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, और एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि भारतीय इतिहास में सबसे वजनी, अगर शासक आएगा स्कंदगुप्त के सिक्कों की बात करें तो 144 ग्रेन सिक्कों के मापने तौलने का एक पैमाना था। तो 144 ग्रेन के तक के स्कंदगुप्त के सिक्के थे। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे वजनी सिक्के किस काल में ढाले गए, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा गुप्त काल में। लेकिन गुप्त काल में यदि शासकों की बात करेगा तो आपको बताना होगा कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सबसे वजनी स्वर्ण सिक्के ढाले गए, जिनका तौल में, अगर माप में पैमाना ये था, वो 144 ग्रेन के होते थे। अब हम थोड़ा सा व्यापार देखिए। देश में आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों प्रचलन में थे। यहाँ से माल को आयात निर्यात किया जाता था, कुछ चीजें मंगाई जाती थी, कुछ चीजें भेजी भी जाती थी। अब हम राज्य के स्रोत की बात कर लेते हैं कि राज्य की आय का स्रोत क्या था। देखिए दोस्तों, हर एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में या कहीं भी किसी भी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर ही होता है। कर सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसके अलावा आज की अगर स्थिति देखें तो सरकार के अपने उद्योग धंधे होते हैं, अपनी कंपनियां होती हैं, उनसे भी तो सरकार को इनकम मिलती है। लेकिन हमेशा से भारत में लगभग यही रहा है कि किसी भी सरकार का, चाहे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही हो चाहे आज का, कर ही सरकार की आय का प्रमुख आधार था। उसी तरीके से हम बात करें तो गुप्त काल में तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व कर था। और उन दिनों भू राजस्व कर दोस्तों 1/6 भाग लिया जाता था। इसके अलावा कुछ और कर भी प्रचलन में थे। और एक चीज और ध्यान जान लीजिएगा कि उस काल में भू राजस्व कर को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में भू राजस्व कर को भाग कहा जाता था। अगर इंग्लिश में कहें, अगर इसको तो कोई चीज नामकरण तो इंग्लिश तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये भाग को अगर समझना हो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, पार्ट मीन्स भाग होता है। तो वही ये शब्द कौन सा है, भाग। तो भू राजस्व कर को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। भाग के अलावा यानी भू राजस्व कर के अलावा कुछ और भी कर प्रचलन में थे। हम आपको इधर बता देते हैं, नीचे हो सकता है आपको दिखे ना। तो इसके अलावा कुछ और कर प्रचलित थे, जैसे चारासन कर। तो चारासन कर चारागाह पर लगाया जाने वाला कर था। चारागाह पर लगाया जाने वाला कर था। इसके अलावा प्रणय कर, तो प्रणय कर गांव के लोगों से, ग्रामीणों से वसूला जाता था, यानी गांव के लोगों से लिया जाने वाले कर को प्रणय कर कहा जाता था। इसके अलावा कुछ हल दंड नामक एक कर था। ये सवाल एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछ लिया गया कि हल दंड नामक कर किस काल में लगाया गया था। तो हल दंड नामक कर गुप्त काल में लगाया गया था। हल दंड कर कृषकों के हल पर लगाया जाने वाला था, हल पर लगाया जाने वाला कर था। तो ये हुई कुछ आर्थिक स्थिति जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट थे, और कुछ जो आपको याद रखने के लिए हम कुछ अगल बगल की चीजें कॉन्सेप्ट के तौर पर शामिल करते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गुप्त काल में कि साहित्य
और कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। और गुप्तकालीन संस्कृति में सबसे ज्यादा सवाल दोस्तों गुप्त काल के मंदिरों से पूछे जाते हैं, और मंदिरों से इसलिए पूछे जाते हैं कि भारत में मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम गुप्तों के ही शासनकाल में हुई थी। मौर्यों के शासनकाल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था। मौर्यों के शासनकाल में स्तूपों का निर्माण हुआ है, मौर्योत्तर काल में भी मंदिरों का निर्माण नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ वैष्णव धर्म के अभिलेख अवश्य मिलेंगे, जैसे आपको बताया गया था विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, लेकिन मंदिरों की के बनाने की परंपरा भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुई थी। तो चलिए पहले हम कुछ साहित्य की बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि आप चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पढ़े थे, वहां मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल विद्वान रहते थे। उनको सामूहिक रूप से या उनके समूह को नवरत्न कहा जाता था। अब आप सोचिए कि जिसके दरबार में 9 अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान होंगे तो वो कुछ न कुछ साहित्यों की रचना किए होंगे, कुछ न कुछ पुस्तकों की रचना किए होंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको कालिदास की पुस्तकों के विषय में हमने बता दिया था कि कालिदास की कौन सी पुस्तक नाटक है, ये भी मैंने बताया, कौन सी पुस्तक खंडकाव्य है, कौन सी पुस्तक महाकाव्य है। तो हम यहाँ पे कालिदास की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में यहाँ पे कालिदास की पुस्तकों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके विषय में हमने डिटेल से पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो ठीक है, बाकी की हम बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ हम कालिदास की बात यहाँ पे अवश्य करेंगे। हाँ, कालिदास ने कई किताबें लिखा था। अब कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा कष्ट करिए कि पिछली वीडियो को भी आप देख लेंगे, तो वहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आप बात कर लेते हैं अमर सिंह की। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो अमर सिंह ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमरकोश। तो अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन थे? तो अमरकोश नामक पुस्तक के लेखक अमर सिंह थे। आपको आसानी से याद हो जाएगा ये, क्योंकि अमरकोश अमर सिंह मिलता जुलता नाम है। इसके अलावा विशाख दत्त, आपको शुरुआत में ही बताया गया था, विशाख दत्त ने भी कई पुस्तकें लिखी इस काल में। तो विशाख दत्त की 2 पुस्तकें आपको बताया गया है। एक बताई गई है मुद्रा राक्षस, और दूसरी जो पुस्तक आपको बताई गई है वो देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा शूद्रक ने एक पुस्तक लिखी थी मृक्ष कटिकम नामक। शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी वो थी मृक्ष कटिकम। इसके अलावा भास विद्वान जो गुप्त काल के हैं, भास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। संस्कृत में स्वप्न वासव दत्तम कहा जाता है, लेकिन आप स्वप्न वासव दत्ता उनकी बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा एक पुस्तक उन्होंने और लिखी थी, उसको भी जान लीजिएगा, वो थी चारुदत्ता। तो चारुदत्ता और स्वप्न वासव दत्ता नामक पुस्तकें किसकी है? भास की है। इसके अलावा भारव भी इसी काल के हुए हैं। उन्होंने किवार्ता जूनियम नामक पुस्तक लिखी है। जूनियम नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इसके अलावा एक नाम और आपको हम बताते हैं, विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र है। और पंचतंत्र की खास बात यह है कि दुनिया के 50 देशों में इसका ट्रांसलेशन किया गया। तो ये भारत की एकमात्र पुस्तक है जिसका दुनिया के अन्य देशों में इतनी बड़ी मात्रा में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो गुप्त कालीन है, जो इतनी पुस्तकें लिखी जाना या इतनी प्रसिद्ध पुस्तकों का गुप्त काल से संबंध होना हमको ये बताता है कि गुप्त काल में किस तरीके से साहित्य का विकास हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गुप्त काल के मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गुप्त काल के मंदिरों से भी सवाल आते हैं। तो आप लोग अब हेडिंग लगा लीजिए, गुप्तकालीन मंदिर, या आप गुप्तकालीन स्थापत्य कला भी लिख सकते हैं। आपको जो लिखना वो लिख लीजिए।
गुप्तकालीन मंदिर। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही प्रारंभ होता है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है। अब गुप्त काल में बनवाए गए या गुप्त काल के शासकों के द्वारा बनवाए गए जो प्रमुख मंदिर हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मंदिरों से सवाल दो तीन तरीके से पूछा जाता है। एक तो मान लीजिए ये पूछ लिया, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए आपका कि शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, किस स्टेट में है, एक तरीका ये हो सकता है या पूछा गया है। दूसरा ये पूछ लेगा, मान लीजिए कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, दूसरा हो गया। तीसरा, हर एक मंदिर की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। उदाहरण के लिए अगर मंदिरों में गुप्तों में के अगर हम मंदिरों की बात करते हैं दोस्तों, तो उन मंदिरों में से सबसे ज्यादा सवाल जो है वो एक ही है कि उस मंदिर का नाम बताइए जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है, किस काल का, गुप्त काल का। तो चलिए हम एक साथ ले लेंगे तो सभी प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए पहला जो मंदिर है वो है सांची का मंदिर। गुप्तों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में पहला मंदिर सांची का मंदिर। अब सांची का मंदिर दोस्तों, सांची कहाँ है आप लोग जानते हैं क्योंकि आप सांची स्तंभ लेख भी पढ़े हैं, सांची के स्तूप भी पढ़े हैं मौर्य काल में। तो सांची का मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है, रायसेन जिले में है। और रायसेन जिले के साथ साथ एक फैक्ट इसमें और अलग से याद करिएगा, ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो गुप्तों के द्वारा बनवाया गया सांची का मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं दोस्तों, दूसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर भी जो है वो भी मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। एमपी के कटनी जिले में है, कटनी जिले में है। तीसरा, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। और इस मंदिर की विशेषता आपसे पूछी जाती है कि नचना कुठार के पार्वती मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि यह वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। तो गुप्तों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में वह कौन सा मंदिर है जो वर्गाकार चबूतरे पर स्थित है, तो वो है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। आगे बढ़िएगा, अगला एक मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, ये जो भूमरा का शिव मंदिर है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है जहां से एंट्री की जाती है, तो इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना, गंगा और यमुना की कलाकृतियां बनी हुई हैं, कलाकृतियां बनी हुई। अब आप इतना नोट कर लीजिए, इस या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ऊपर से साफ करते हैं क्योंकि 2-3 मंदिर इनके और बचे हुए हैं, इन 2-3 मंदिरों के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ऊपर हम साफ करते हैं। अगला जो मंदिर है वो भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और यूपी के कानपुर जिले में है। यूपी के कानपुर जिले में है। और इस मंदिर की जो विशेषता है
वो यह है कि यह ईंटों का बना हुआ मंदिर है। अभी हमने शुरुआत में सब बताया कि सबसे अधिक पूछा गया उनके मंदिरों से सवाल है कि गुप्तों के उस मंदिर का नाम बताइए जो ईंटों से बना हुआ है। एक मंदिर उनका और ईंटों से बना हुआ है, लेकिन जब इस तरीके के सवाल अभी तक जो एग्जाम में बनाए गए हैं या आए हुए हैं, उनमें शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर विकल्प नहीं होता। उसके लिए दूसरे तरीके से सवाल को मॉडल किया गया। उसमें यह पूछा गया कि गुप्तों के द्वारा बनवाया गया पहला ईंटों से निर्मित मंदिर कौन था। तो जब आपको यह सवाल पूछा जाएगा तो भीतर गांव का मंदिर जवाब नहीं होगा, बल्कि शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर होगा। चलिए उसकी भी हम चर्चा कर देते हैं। अगली हेडिंग लगा लीजिए अब, शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर है। शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये जो शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में। और मैंने आपको बताया कि इसकी यह विशेषता है कि गुप्तों के द्वारा निर्मित मंदिरों में ईंटों से निर्मित यह पहला मंदिर है। ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। एक मंदिर और बचा हुआ है इनका, जिसको हम कहते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, यदि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे सुंदर यानी सर्वाधिक सुंदर या सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बताइएगा, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। और इसकी विशेषता यह है कि यह सभी मंदिरों में सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे आकृष्ट डिजाइन की गई है, सर्वाधिक सुंदर माना गया है। इसके अलावा दूसरी विशेषता है कि गुप्त काल के मंदिरों में ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये हो गए गुप्तकालीन मंदिरों के जो 6-7 मंदिर जो अधिक फेमस है, सवाल एग्जाम में से पूछा गया है। अब हम एक दो बातें और कर लेते हैं। जैसा कि हमने उनके, जब आपको वाकाटक वंश पढ़ा है तो वाकाटक वंश के समय हमने बताया भी था कि अजंता की गुफाओं का हमने जिक्र किया था, आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अजंता की गुफाओं के साथ साथ बाघ की गुफाओं का भी जिक्र यहाँ करना है हमको। तो दो गुफाओं का संबंध, इन दोनों गुफाओं का संबंध किससे है? गुप्तों से है। जब कि अजंता की गुफा के विषय में हमने बताया था कि उसमें कुल 29 गुफाएं थी, जिसमें से कुल 7 गुफाएं ही शेष बची हैं। तो अजंता की गुफा के विषय में आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ अवश्य चर्चा कर रहे हैं। अजंता की गुफा संख्या मैंने ये बताया था कि 16, 17 और 19, 18 नहीं। तो अजंता की गुफा संख्या जो 16, 17, 19 है, उसका निर्माण गुप्तों ने ही करवाया था। गुप्तों ने ही करवाया था। कहाँ स्थित है ये आपको पिछली वीडियो में है, वहां पे आप देख लीजिएगा। दूसरी हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं या बाघ की गुफा। तो बाघ की गुफा का भी निर्माण गुप्तों ने करवाया था। अब सवाल यह है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश एमपी के धार जिले में है। इसी धार जिले का प्राचीन नाम धारा था और कभी इसका प्राचीन नाम धारवाड़ भी था। आप जब अगले राजपूत काल में आएंगे तो राजपूत काल में एक शासक का जिक्र आएगा, राजा भोज, जो संपूर्ण भारतीय इतिहास में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं और भारतीय इतिहास के एकमात्र शासक हुए हैं जिन्होंने सरस्वती देवी की का मंदिर बनवाया। आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम सुने होंगे। तो उस राजा भोज के द्वारा बनवाया गया जो सरस्वती का मंदिर था, उनकी राजधानी धारा में था। तो उस मंदिर में जो वाग देवी यानी जो सरस्वती की प्रतिमा रखी गई थी, उसी का प्रतिरूप या हूबहू उसी तरीके की बनी हुई तांबे की जो एक प्रतिमा ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेताओं को दी जाती है वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा। तो राजा भोज के उस सरस्वती मंदिर का संबंध ज्ञानपीठ पुरस्कार से है। तो दोस्तों, ये पूरा हुआ गुप्तकालीन संस्कृति। गुप्तों का इतिहास आज से ही समाप्त होता है। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल का जो चैप्टर है वो छोटा है,
और सवाल वहाँ से कम आते हैं। गुप्त उत्तर काल में जो सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं वो हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं। तो हम हर्षवर्धन के विषय में कल की वीडियो में कल डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और बाकी थोड़ा सा आप लोग भी वीडियो को खूब लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे। और इसके साथ साथ रीजनिंग की भी वीडियो अब आपको मिलना चालू हो गई है। तो ठीक है, थैंक यू।